भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसका पतन धीरे धीरे कैसे हो रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जब गिरती है तो लोगों को पता नहीं होता है कि ये इमारत कैसे गिरेगी। लोगों को ऐसा लगता था कि ये जहाज़ डूब ही नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो जहाज़ डूब गया। नीचे के लेयर में क्यों प्रॉब्लम नहीं आई है और ऊपर के लेयर में क्यों प्रॉब्लम नहीं आई है, बीच के लेयर में क्यों प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं रबजी लाइव। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको आश्चर्य भी होगा कि किस तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसका पतन धीरे धीरे कैसे हो रहा है या आने वाले समय में होता हुआ आपको दिखेगा, उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आज किस तरीके की बात हम कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और लगातार बढ़ रही पार्टी, लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्टी में, बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्टी को, बड़े बड़े राजनेता ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्टी को, और फिर आप ये बात कह रहे हैं कि ये पार्टी धीरे धीरे कोलैप्स होने की कगार पर जा रही है। जी हाँ, ये बात हजम होने लायक नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी इमारतें जब गिरती है तो लोगों को पता नहीं होता है कि ये इमारत कैसे गिरेगी। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देके इसको समझाता हूँ कि टाइटैनिक जिन्होंने बनाया था जहाज़, उस समय सबसे बड़ा जहाज़ था वो। लोगों को ऐसा लगता था कि ये जहाज़ डूब ही नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो जहाज़ डूब गया। उसके भी अपने कारण थे। बीजेपी जो बड़ी जहाज़ है, पॉलिटिकल जहाज़ है, उसके भी डूबने के कुछ न कुछ कारण तो ज़रूर हैं, तभी आज हम और आप इस बारे में बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जो आज मैं बात बोलने वाला हूँ वो पूरी तरीके से एक परिकल्पना है जो कि सच नहीं हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि पहले भी इतिहास में भी ऐसा कुछ हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीजेपी ज़मीनी स्तर पर ठीक है, अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के लेवल पर भी बीजेपी ठीक ठाक काम कर रही है और अच्छे पोजीशन पे है। तो फिर आप बात करेंगे फिर प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम मीडियम लेवल पे है, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं बीजेपी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। अब आप कहेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे कमज़ोर हो रही है, कौन से लोग होते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे किसी भी पार्टी में और वो उनका काम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। लेयर बाय लेयर अगर आप समझें किसी भी पार्टी का, तो सबसे टॉप लेवल पे वो सारे लोग होते हैं जो कि पार्टी के टॉप पदाधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं। अगर कोई भी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, तो वो कोई मंत्री है, विधायक ना कहें, सांसद है, और आप कहिए इस तरीके से कि पदाधिकारी जो टॉप लेवल के हैं, वो जो है वो ऊपरी सतह पे आते हैं किसी भी पार्टी के। दे आर द डिसीजन मेकर्स। वो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पार्टी का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें। आप अगर बीजेपी का एग्जांपल ले लें तो आप देखें, नितिन गडकरी हैं, आप नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं पार्टी में जो कि डिसीजन लेते हैं, और बहुत सारे सांसद हैं पूरे देश से, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है। जो मीडियम लेवल, जो इम्पॉर्टेंट है, ये वो लोग होते हैं जो कार्यकर्ता नहीं होते हैं पार्टी के। मतलब एक तरीके से समझिए कि वो कार्यकर्ता से जस्ट ऊपर होते हैं, लेकिन एस्पायरिंग कैंडिडेट होते हैं टिकट लेने वाले, जो कि पार्टी को मसल्स पावर से भी मजबूत करते हैं। मसल्स पावर मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई पार्टी को ग्राउंड लेवल पे, तो उसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते हैं पार्टी को नीचे के लेयर तक भी जाकर। तो वो जो होते हैं एक तरीके से इन दोनों के बीच में, जो टॉप लेयर होता है और बॉटम लेयर होता है, वो एक ब्रिज होते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन होता है जो कि पार्टी के
चीज़ों को कम्युनिकेट कराते हैं ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक। और ये जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पार्टी में किसी न किसी तरीके से टिकट चाहिए होता है, वो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं। किन्हीं को विधायक का टिकट चाहिए होता है, किन्हीं को सांसदी का टिकट चाहिए होता है, और लगातार ज़मीनी स्तर पर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करते हैं, प्लस फाइनेंशियली भी ठीक ठाक स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। अब सबसे नीचे लेवल की बात करें तो वो पार्टी वर्कर्स होते हैं। पार्टी वर्कर्स मतलब जिनका इंस्पिरेशन कुछ विधानसभा या लोकसभा तक जाने का नहीं होता है, पंचायत लेवल की राजनीति करते हैं। और पंचायत लेवल की राजनीति भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पंचायत लेवल की राजनीति में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दे आर जस्ट कार्यकर्ता। ठीक है, वो कार्यकर्ता होते हैं। अब ये बात आती है कि इन जो तीनों लेयर है, ठीक है ना, तो उनमें नीचे के लेयर में क्यों प्रॉब्लम नहीं आई है और ऊपर के लेयर में क्यों प्रॉब्लम नहीं आई है, बीच के लेयर में क्यों प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो इससे हम लोग समझते हैं क्या, अभी जो बीजेपी की स्थिति है वो देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम देश की ही बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है कि बड़े बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस से थे या अदर पार्टीज से थे, जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई थी कहीं ना कहीं, वो सारे लोग, बड़े बड़े नाम जो है वो अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर पहली दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि बड़े कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी को में आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अपना कैडर जो है वो बीजेपी के साथ आएगा। परेशानी यहीं पे है। आप समझिए कि जब एक बड़ा नेता आता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनका भी कुछ एस्पिरेशन होता है, कुछ डील होती है पार्टी के अंदर में कि हम आपको ये ऑफ़र करेंगे, हम आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, तभी जाकर बात बनती है। अगर हम यूपी का एग्ज़ाम्पल लें तो आप देखे होंगे कि आरपीएन सिंह और भी बड़े बड़े नेता जो है वो सामने आए, उन्होंने पाला बदला और कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किए। अब जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अशोक चौहान बहुत बड़े नाम थे, वो आए। फिर मिलिंद देवरा अपने आप में एक बहुत बड़ा यूथ चेहरा थे, वो बीजेपी ज्वाइन किए। फिर आप अदिति सिंह यूपी में देखिए, रायबरेली में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो ये लोग आए तो, लेकिन ये मध्यम वर्ग जो बीजेपी का मध्यम वर्ग है वो साथ में उनके लिए खतरा और थ्रेट भी लेके आए हैं। खतरा मतलब फिजिकली खतरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली खतरे की बात कर रहा हूँ। उनका जो एस्पिरेशन था कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, वो कहीं ना कहीं खतरे में आया, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम दे रहे थे, खर्चा कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे। वो उनकी उम्मीदें टूटी। उनको ये एहसास होने लगा कि चलो मतलब कि ये पार्टी शायद हमारे बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है, ये फीलिंग साइकोलॉजिकली उनके अंदर धीरे धीरे घर करता ही करता है, और वो एक नया जो है समीकरण ढूंढने में लग जाते हैं कि भाई चलो अगर आज यहाँ से हमें नहीं मिला तो कहाँ से मिल सकता है। वो सारे समीकरण को ढूंढते हैं और वो इतना जल्दी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उनको एक अच्छा ऑफर आता है, देन वो रिएक्ट करते हैं। अब इसमें आप दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो जहाँ से मध्यम वर्ग कमज़ोर होगा और कैसे कमज़ोर होगा, अब देखिएगा कि कोई भी जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास ठीक ठाक पोजीशनिंग है, लेकिन मान लीजिए कि किसी मुद्दे में किसी कारण से वो फंसे हुए हैं, कोई एजेंसी उनके पीछे लगी हुई है, कुछ आईटी का मामला, इनकम टैक्स का मामला है, कुछ भी मामला है, वो सारे लोग जिन पे कुछ ना कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी में चले जाए। वो ना तो कांग्रेस में जाएं, ना मतलब इंडिया अलायंस में जाएं। उनका कारण क्या है समझिए। उसका कारण यह है कि मतलब कुछ लोगों से तो हमने डायरेक्टली भी बात की है, मतलब कुछ लोग खुल के तो बात करते नहीं हैं, लेकिन जो हम लोग का ऐसा
लग रहा था प्रोजेक्शन कि उस हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कांग्रेस के तरफ अलाइन होते हैं, इंडिया गुट के तरफ अलाइन होते हैं, तो ईडी सीबीआई सब उनके पीछे लग जाएगी, जो उनका धंधा बिजनेस सब कुछ है वो भी चौपट हो सकता है। यानी जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, अभी ये एलिगेशन लगा हो है थोड़ा सा उनके ऊपर कि इस तरीके की परेशानी है, ये दिक्कतें हैं, सीबीआई ईडी का हो सकता है मामला, वो कोई भी इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या तो वो न्यूट्रल रहना चाहता है, या तो बीजेपी में कोई भी पद लेना चाहता है, और उनकी लॉबिंग भी हो रही है। लगातार लोग लगे हुए हैं कि कैसे ये पार्टी ज्वाइन कर लें ताकि उनकी फीडिंग होती रहे। अब इस बात को समझिए कि कांग्रेस या उनके विरोधी दल में कांग्रेस या इंडिया अलायंस के अंदर में जो लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर 80 से 90% लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस कम से कम नहीं है। यानी वो ईमानदार तो है, इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा। अब एक टाइम में लगातार देखिएगा 2 गुट बन रहा है, जहाँ के पर लगातार जिनके ऊपर एजेंसियां लगी हुई हैं, सारी चीज़ें वो बीजेपी में एब्जॉर्ब होती चली जा रही है। दूसरे तरफ जो जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ईमानदारी से जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनको स्पेस नहीं मिल रहा है बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस से शुरू करना चाह रहे हैं, और वो उसी में अब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं। एक समय धीरे धीरे ये समय बीतता चला जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जो पॉलिटिशियन होंगे बीजेपी में, उनमें करप्शन के चार्जेज अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो भी उनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। वो कल के डेट में बहुत सारी गलतियां करेंगे जिससे आम पब्लिक परेशान होगी, और एक परसेप्शन का खेल क्रिएट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि 2024 में आपको ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 सालों में भी ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आगामी जैसे 2-3-4 सालों में ये एक विस्फोट होगा ही होगा। बीजेपी धीरे धीरे एक बबल बनता चला जा रहा है, और उस बबल में ऐसे लोग एब्जॉर्ब हो रहे हैं जिनको बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी बोलती है कि ये पार्टी ऑफ विद अ डिफरेंस, वैसे लोग नहीं, उनके अगेंस्ट वाले लोग जो है वो एब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं। और जब ये बुलबुला एक बार फटेगा, कोई रेवोल्यूशन, कोई क्रांति ऐसी उठ जाएगी और एक बार ये बुलबुला फटेगा, तो आप समझिए इस बात को कि ऊपर के लेयर के लोग तो ख़त्म होंगे ही, वो तो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। आपके मध्यम वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं वो तुरंत आपको छोड़ देंगे और लगातार छोड़ने की प्रक्रिया में होंगे, और आप पार्टी नहीं संभाल पाएंगे। पार्टी सीधे धड़ाम से ज़मीन पर आके गिरेगी, और ये लगातार हो चुका है। आप अगर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कांग्रेस में भी ये चीज़ें हो चुकी है। आप देखे होंगे इंदिरा गांधी के टाइम कि लगातार इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस में उन सब लोगों का भी जमावड़ा होता चला गया, जो भी एजेंसियां से लोग डर रहे थे, साथ में आते, जो कट्टर ईमानदार लोग थे, प्रोफेसर थे, जो चाहते थे चेंज, वो कांग्रेस में ना जाकर बीजेपी या जनसंघ, जो भी पार्टी थी, जनता पार्टी थी, उसमें जा रहे थे। और ये धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुआ और कांग्रेस हारी, और फिर कांग्रेस हारने के बाद बहुत मुश्किल हुआ उसको फिर ग्राउंड लेवल पे मजबूत होने में। सेम चीज़ें रिपीट हो रही है बीजेपी के साथ, और मैं आपको 100% ये मैं बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतिहास से कुछ सीख कर और अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही है उसका मुआयना करके ये बात मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी का ये बुलबुला फूटेगा। और बीजेपी का अगर ये बुलबुला फूटेगा तो बीजेपी जो आज 270 से 300, 350 के बीच में अपने आप को आंक रही है, वो कहीं ना कहीं 100 से 150 के आसपास में आके रह जाएगी। ये भी बात तय है।
तो 2024 में क्या रिज़ल्ट होगा मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। समय बहुत कम है, बीजेपी स्ट्रांग है, ठीक ठाक पोजीशन में है, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में भी आ जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 5 साल इस चुनाव के बाद बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा समय होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।